आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का 5वां अध्याय नागरी लिपि। हम लोग 5वां अध्याय का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं कब से मिलने लगते हैं, और यह जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 में पूछा गया था, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8वीं सदी में। 8वीं सदी में उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगे हैं, तो इसलिए पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं, और यह भी जो क्वेश्चन है आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से। ऑप्शन नंबर सी, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिले हैं, तो दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 दशक पहले। 2 दशक पहले देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप बने थे, तो तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि है, और यह हम क्वेश्चन को आपके सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो में कराए थे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सब्जेक्टिव पार्ट वीडियो का, वहां से जाकर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल के द्वारा आपको प्रत्येक विषय की तैयारी, मैट्रिक के लिए प्रत्येक विषय की तैयारी आपको यहां से करा दिया जाएगा, तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी। गुणाकर मूल्य की जो सबसे प्रारंभिक शिक्षा यानी प्रारंभ में जो शिक्षा हुई थी वो किस परिवेश में हुई थी। ऑप्शन ए है नगरीय परिवेश में, ऑप्शन बी है ग्रामीण परिवेश में, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय परिवेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गुणाकर मूल्य की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो ग्रामीण परिवेश से हुई थी, यानी गांव में रहकर वो अपना शिक्षा ग्रहण किए थे, सबसे पहली शिक्षा। तो इसलिए 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामीण। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई थी। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि नागरी लिपि के निबंधकार कौन हैं। नागरी लिपि के निबंधकार जो हैं कौन हैं, तो नागरी लिपि के निबंधकार गुणाकर मूल्य जी हैं, तो इसलिए 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि जो है गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है, कहने का मतलब गुणाकर मूल्य के कई सारे पुस्तक हैं जो कि गुणाकर मूल्य के द्वारा रचित किया गया है, तो यह जो नागरी लिपि अध्याय है वो उनके किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी एक गुणाकर मूल्य के द्वारा रचित किया गया पुस्तक है, और उसी पुस्तक से यह जो हमारा किताब का अध्याय है नागरी लिपि उसी पुस्तक से लिया गया है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी। अब चलिए, अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म
कब हुआ था? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर 1935 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला तो था कि कब हुआ था, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि कहाँ हुआ था। तो गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ था। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए, अब 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की जो शिक्षा की भाषा थी वो क्या थी? तो गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा मराठी थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। उनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए गुणाकर मूल्य की शिक्षा की जो भाषा थी वो मराठी भाषा थी, इसलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मराठी। अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? हमने जन्म तो पढ़ा कि जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था, यानी मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई थी वो ऑप्शन नंबर ए 2009 ईस्वी में हुआ था। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 ईस्वी में हुआ था। अब 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर जो कथा है किसके द्वारा लिखा गया है? अक्षर कथा एक पुस्तक का नाम है, तो पूछ रहा है कि यह जो पुस्तक है किसके द्वारा, यानी कौन इसके जो रचनाकार हैं कौन है? तो अक्षर कथा के जो रचनाकार हैं वो गुणाकर मूल्य हैं। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य के द्वारा अक्षर कथा नामक पुस्तक लिखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मूल्य जी पढ़ाने का भी काम किए हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया था? तो इसका आंसर होगा मराठी, चूंकि वो मैंने पहले भी बताया कि उनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, तो इसलिए मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा को पढ़ाया। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे हिंदी भाषा मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा में पढ़ाया था। अब चलिए, अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूल्य की। हमने इन सभी जितने भी यहाँ पे रचना आ रहा है, इस सभी रचनाओं के बारे में हम आपको वीडियो के सारांश में बताए हैं, और वीडियो का आपको सारांश सब्जेक्टिव पार्ट वाले वीडियो में मिलेगा। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ एक लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लीजिए। तो अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की। अब चलिए, अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि किस विधा की रचना है? नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। निबंध एक प्रकार का नागरी लिपि जो है किस विधा की है? तो एक प्रकार का निबंध है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। अब चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि जो पाठ रचित है वो किस लिपि में है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, और इसको रटना नहीं है। नागरी लिपि जो पाठ है या किस लिपि में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो रचित है किस भाषा में रचित है। तो नागरी लिपि जो आपके किताब में जो पाठ रचित है वो हिंदी भाषा में है, तो और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। अब चलिए, अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने, कितने सदी पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने सदी पहले बने? तो देवनागरी लिपि के जो टाइप बने थे लगभग 2 सदी पहले ही बन चुके थे, तो इसलिए 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग 2
सदी पहले बने थे। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो हमने आपको पहले बताया कि हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, भोजपुरी, मगही, ये सभी भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि ही है। तो उसमें नेपाली भाषा की जो लिपि हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि ही हो जाएगी। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अब हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा, तो ये भी, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अब हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगला। कौन सी लिपि को? बंगला, बंगला लिपि को। तो गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगला लिपि। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिण भारत से, इसलिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल, गुप्त काल जो था जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उसी को हम गुप्त काल कहते हैं। तो गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मणी लिपि। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि। गुप्त काल से ब्राह्मणी लिपि का संबंध है। 23 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया था। नागरी जो नाम है ये अस्तित्व में कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास नागरी नाम का अस्तित्व आया था। तो इसलिए 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी किसे कहा गया है। देवनागरी यानी देवों की नगरी जो है किसे कहा गया है? तो देवनागरी काशी को कहा जाता है। देवनागरी काशी को कहा जाता है, इसलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो है एक प्रकार का लिपि है। सिद्धम जो है एक प्रकार की लिपि है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अध्याय 5 से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। अब हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष जो था कौन था? तो राष्ट्रकूट राजा था। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा था। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमोघ वर्ष जो था राष्ट्रकूट राजा था। अब हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा कहाँ पर है। बेतमा, बेतमा जो है कहाँ पर है? तो बेतमा जो है इंदौर के पास है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेतमा इंदौर के पास स्थित है। बेतमा जो है इंदौर के पास स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कर्नाटक में स्थित है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अध्याय 5 से 29 जो है 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं और यह सब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तो 29 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताएं जो कि अध्याय 5 का था। तो आगे हम लेकर आएंगे अध्याय 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो या हम मॉक टेस्ट या फिर लाइव आएँ तो उन सभी बातों की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।